नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। क्या एनसी रोहुल्ला पर एक्शन की तैयारी में? सीडब्ल्यूसी की बैठक में मिली जुली प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पर बयान, कहा यह है डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, आतंकी छिपे होने की जानकारी। जम्मू में चौथे पुल पर ट्रैफिक रहेगी 2 दिन के लिए बंद। शादियों के सीजन में लोगों के लिए फिर मुसीबत। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप, श्रीनगर में पारा -4 पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक हजूरिया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में एनसी के एमपी रोहुल्ला का भी जिक्र हुआ। कल नेताओं ने उनको लेकर भी कुछ प्रतिक्रिया दी। तो दीपक जी, कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन की तैयारी है? देखिए आकांक्षा, सीडब्ल्यूसी की बैठक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस समय श्रीनगर में जो 2 दिन की सीडब्ल्यूसी हुई है, 27 और 28 नवंबर, यानी कि कल और आज शाम को जब वो बैठक खत्म हुई है, जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रेजोल्यूशन होता है वो उस पर अभी जारी नहीं हुआ था, यानी कि उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस नोट जारी नहीं किया था। मगर जो उम्मीद है, जो पार्टी के बहुत सारे नेताओं से बात हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे नेताओं ने वकालत की कि एमपी आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी, जो श्रीनगर बड़गाम सीट से सिटिंग एमपी हैं और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने नेता भी हैं, युवा नेता हैं, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। इसके पीछे कुछ नेताओं ने ये जो है बात भी कही। उन्होंने ये कहा कि बड़गाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे आराम से जीत सकती थी अगर रूहुल्ला उसमें कैंपेन करते। और जिस तरह से रूहुल्ला आमने सामने बिल्कुल पार्टी के आ गए हैं और पार्टी के कई सारे नेताओं के खिलाफ, पार्टी की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लगता है कि अब उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। हालांकि पार्टी के दोनों बड़े नेता, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी हैं, इन दोनों ने सभी नेताओं की बात बड़े ध्यान से सुनी और मिलीजुली प्रतिक्रिया बिल्कुल सही कहा आपने आकांक्षा की रही, क्योंकि कुछ नेताओं का यह मानना था कि अभी रूहुल्ला को कुछ समय देना चाहिए और कुछ नेताओं ने यह भी बात रखी कि रूहुल्ला के साथ 1 to 1 बैठकर पार्टी के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को बात करनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है, किस लिए उनकी नाराजगी है। मगर बहुत सारे नेता और बहुत सारे खासतौर पे विधायक इसी बात से रूहुल्ला के विरोध में थे या उनके अगेंस्ट थे कि बड़गाम सीट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ से निकली है उसके पीछे कारण उनके अपने नेता और एमपी रूहुल्ला ही हैं। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीडब्ल्यूसी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि इसके बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद स्पेशल स्टेटस को लेकर एक रेजोल्यूशन लाने की बात भी इसमें हुई है और उसका काफी जिक्र हुआ है। पार्टी को कैसे जम्मू कश्मीर में मजबूत किया जाएगा, इसके ऊपर भी जिक्र हुआ है। वहीं जिक्र यह भी हुआ है कि कैबिनेट का अगर एक्सपेंशन किया जाना है तो किस किस नेताओं को मिनिस्ट्रियल बर्थ मिल सकते हैं और क्या कांग्रेस के साथ, जैसे अलायंस गवर्नमेंट चल रही है, तो क्या कांग्रेस से बात करनी चाहिए कि एक मंत्री कांग्रेस भी अपना दे। और बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मानते थे कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने ही 3 नेताओं को मंत्री बनाना चाहिए, 3 विधायकों को मंत्री बनाना चाहिए। तो काफी सारी बातें हुई, मगर जो की पॉइंट रहा इस सीडब्ल्यूसी का 2 दिन की, उसमें पार्टी की बड़गाम में हुई हार और उसके पीछे सबने आरोप रूहुल्ला के ऊपर लगाए। और शायद अब ये लग रहा है कि कुछ दिनों में कोई एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एमपी रूहुल्ला के अगेंस्ट हो सकता है और ये एक बड़ी खबर होगी अगर होता है। और सारी बाकी पार्टीज की भी नजर उस पर रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस रूहुल्ला के अगेंस्ट एक्शन लेती है तो जाहिर सी बात है कि एनसी में कहीं ना कहीं एक फूट, एक दरार भी नजर आ सकती है और शायद अंदर खाते से कुछ विधायक रूहुल्ला के साथ हो सकते हैं। मगर फिलहाल इस पे कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। मगर जो जानकारी पुख्ता है, जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, वो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिन की सीडब्ल्यूसी में रूहुल्ला का मुद्दा उठा, रूहुल्ला के अगेंस्ट एक्शन की बात की गई और खास तौर पे इंटरनल डिसेंट की बात हुई कि आखिर इंटरनल अंदर खाते में कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव है और रूहुल्ला के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की भी
मांग कई सारे नेताओं ने की और उसके ऊपर अब फाइनल जो डिसीजन लेना है, फाइनल मोहर लगानी है, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लगानी है, क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट है और अगर कुछ एक्शन होगा तो उनकी तरफ से होगा और इंतजार रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान का कि CWC में क्या हुआ और उसके बाद अगर कोई प्रेस नोट जारी होता है, कुछ होता है, वो देखना होगा कि क्या उसमें रूहुल्लाह का नाम है या नहीं। मगर रूहुल्लाह के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ एक्शन ले सकती है, ऐसी जो है इनपुट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। जी, अब बात करें एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की, उसको लेकर भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है। दीपक जी, उन्होंने कहा है कि ये डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आकांक्षा, उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री भी है और उन्हीं के पास है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और तकरीबन ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स हुई हैं ये इसी डिपार्टमेंट के पास रहता है सारा इख्तियार, क्योंकि अगर पीला पंजा चला है कहीं पर तो वो पीला पंजा या तो JDA या फिर SMC या JMC के तहत ही होता है, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होती हैं उन्हीं की जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चलती हैं। तो ऐसे में जम्मू में जैसे एक जर्नलिस्ट के घर पर पीला पंजा चला और वैसे ही कश्मीर में कंगन इलाके में हुआ, तो उसको लेकर मीडिया ने आज उमर अब्दुल्ला से सवाल किया श्रीनगर में। तो उमर अब्दुल्ला का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी है। अब ये डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी किसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं? जाहिर सी बात होती है कि उन्होंने उसके बाद बयान में साफ तौर पे कहा कि दरअसल वो इस मामले में, इस सारे मामले में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरी पावर नहीं है। कम से कम इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और साथ ही साथ JDA या फिर जो SDA है, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके इख्तियार, उन्होंने कहा इनकी पावर्स मेरे पास होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि CO किसको लगाना है और हम चुनी हुई सरकार है। तो उमर अब्दुल्ला ने दोबारा से एक बार अपने हाथ में अपनी कमजोरी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरे पास पावर नहीं है और अगर मेरे पास पावर हो तो मैं ये कह सकता हूं कि किसके ऊपर एक्शन लेना है और किसके ऊपर नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला ने जो अपनी कमजोरी बताई है, इसके ऊपर भी अब ऑपोजिशन पार्टियों के बयान आएंगे। और वैसे भी कल से 2-3 दिन से हम देख रहे थे, चाहे BJP हो, चाहे इवन कांग्रेस हो जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, चाहे PDP हो, वो हर बात में उमर अब्दुल्ला के ऊपर उंगली उठा रहे थे कि आखिर चुनी हुई सरकार है, उसके बावजूद भी इस तरह की एंटी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव चल रही है। हालांकि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो एनक्रोचर है उनके ऊपर होनी ही चाहिए, मगर उमर अब्दुल्ला के ऊपर सवाल ये उठ रहे थे कि उनकी नॉलेज के बाहर ये सब कुछ हो रहा है या फिर उनकी मिलीभगत से हो रहा है। तो उमर अब्दुल्ला का जो आज बयान आया है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ किया है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और उन्होंने डिमांड की है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि कम से कम कुछ पावर उनके हाथ में हो ताकि वो अपने हिसाब से एक्शन ले पाए। जी, उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी के छिपे होने की खबर आई है और उस पर अभी सुरक्षा बल जो है उनका सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दीपक जी, क्या इंफॉर्मेशन है इसको लेकर? अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है आकांक्षा, उसके मुताबिक कुछ आतंकी, कुछ सस्पेक्ट देखे गए हैं बसंतगढ़ के इलाके में और ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल उधमपुर के ऊपरी इलाके डुडू बसंतगढ़ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि वहां आतंकियों के होने की जानकारी मिलती रही है और फिर उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलते रहे हैं। 1-2 बार ऐसा भी हुआ, एनकाउंटर हुए, आतंकवादियों को मारा भी गया है। और जैसे जैसे अब सर्दी का मौसम है तो कई बार ऐसा होता है कि आतंकी जो है उनके छुपे होने की जानकारी आती है, सर्च ऑपरेशन के बाद वो वहां से भाग खड़े होते हैं क्योंकि छुपने की जगह बढ़ जाती है सर्दी के दिनों में खास तौर पे। हालांकि अभी स्नोफॉल नहीं हुआ, जब स्नोफॉल हो जाता है तो कई सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है। मगर फिलहाल सुरक्षा बल जो है वो वहां सर्च कर रहे हैं। आज सुबह से ही एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, शाम होने तक ये खबर, जब तक ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक यही इंफॉर्मेशन है कि सर्च की गई है, कुछ मिला नहीं है, मगर जानकारी है कि उस इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। जी, जम्मू के चौथे पुल पर ट्रैफिक कुछ दिन 2 दिन के लिए बंद रहेगी। तो दीपक जी, कहीं ना कहीं अब शादियों के सीजन में लोगों को मुसीबत का सामना फिर से करना पड़ेगा। देखो, पहले ही जम्मू की जनता लगातार पिछले 2-3 महीने से वाकई में बहुत मुश्किल का सामना कर रही है, उन्हें करना पड़ रहा है। कारण ये है कि पहले बाढ़ आए, अगस्त में चौथा पुल का एक हिस्सा जो है टूट गया। उसके बाद आर्मी ने तुरंत से एक ब्रिज बनाया जिसके ऊपर 1 साइड ट्रैफिक चलता रहा। कुछ राहत लोगों को मिली, मगर अब जैसे कि आज और कल 28 नवंबर और 29 नवंबर को ट्रैफिक नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रिज आर्मी ने बनाया था, आयरन ब्रिज, उसको बेसिकली अब डिसमेंटल किया जा रहा है। क्योंकि अब जैसे PWD विभाग का कहना है कि पुल पर दोनों तरफ से ही ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। मगर ऐसे मैरिज सीजन में जहां
देर शाम तक ट्रैफिक जैमिंग रहती है। ऐसे में जब एक पुल बंद रहेगा तो वाकई में सारा लोड जो है मेन ब्रिज पर आ जाएगा या फिर थर्ड ब्रिज पर आ जाएगा, गुज्जरनगर ब्रिज पर। तो इन दोनों पुलों से ट्रैफिक में शाम को काफी दिक्कत होती है और खासतौर पे शादियों का सीजन है, लोग आवाजाही के लिए शाम को निकलते हैं, बारातें निकल रही हैं, शादियों के सीजन में लोग ज्यादा शाम को बाहर होते हैं, फंक्शंस अटेंड करने होते हैं, तो ऐसे में दिक्कत तो पेश आएगी। मगर अगर ये पुल दुरुस्त हो गया है तो आने वाली सर्दियां जो अब शुरू हो चुकी हैं, दिसंबर जनवरी में आगे दोबारा से शादियां फंक्शन होंगे, तो शायद कुछ लोगों को राहत मिल पाए। मगर फिलहाल ये एक इंफॉर्मेशन लोगों के लिए है भी। हमने आज सुबह ही एक रिपोर्ट वहां से की थी हमारी टीम ने, और ये बताया भी था हमने कि अब ये पुल 2 दिन के लिए बंद रहेगा। मगर हाँ, बिल्कुल दिक्कत लोगों को पेश आएगी इन 2 दिन। अगर आप चौथे पुल की तरफ से जा रहे हैं तो कम से कम वहां से आप 2 दिन मत गुजरिए, उस तरफ से मत जाइए, वहां पर ट्रैफिक बंद है। और कोशिश करिए जो आपको इजी जो रास्ता और लगता है वहां होगा, हालांकि इजी रहेगा नहीं क्योंकि बहुत ट्रैफिक जैमिंग देखने को मिल रहा है। जी, अब बात करें जम्मू कश्मीर के वेदर की, तो कश्मीर में तो इस टाइम पे जो शीत लहर है उसका प्रकोप बरस रहा है। श्रीनगर में पारा -4 पहुंच गया है दीपक जी, इतनी सर्दी। बिल्कुल बिल्कुल, श्रीनगर में -4.5 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया गया है। हर श्रीनगर शहर में अगर इतनी ठंड है तो जो पहलगाम, गुलमर्ग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, ये जो इलाके हैं जिन्हें बहुत ज्यादा सर्दियों के लिए जो है प्रोन माना जाता है कि वहां पर सर्दी में माइनस से बहुत नीचे पारा जाता है, तो आज जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है पिछले 4-5 दिन का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कश्मीर में है। और केवल कश्मीर में ही नहीं, जम्मू के रामबन, बनिहाल, भदरवा में भी टेम्परेचर जो है माइनस के नीचे गया है। और ऐसे में इस बार लगता है कि शीतलहर अच्छी खासी होने वाली है। हालांकि जो 40 डेज ऑफ हार्श विंटर होते हैं, चिल्ले कला, वो भी शुरू होने में समय है, वो भी 25 दिसंबर के लगभग शुरू होगा। मगर उससे पहले सर्दी का शुरू होना, और जैसे मौसम विभाग ने कहा था कि 9 दिसंबर के आसपास स्नोफॉल होगी, तो मुझे लगता है कि शायद स्नोफॉल भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर डाउन जाता है उसके बाद ये स्नोफॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जम्मू में भी अब टेम्परेचर जो है वो 8-9 जो है रात का टेम्परेचर हो रहा है, तो शायद आने वाला एक हफ्ता और आगे सर्दी बढ़ेगी और फिर स्नोफॉल या रेनफॉल के चांसेस बन जाएंगे। जी, अभी तो ये नवंबर है, नवंबर में ही असली सर्दी शुरू हो चुकी है। तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो ये था थॉट ऑफ द डे और आज का BTH। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़रूम 24 आवाज। जय हिंद।